Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It's me Damul Chokhtai and we are discussing chapter number 6, and today we have to discuss the short questions and the problems of the chapter number 6. So first of all I would like to say please like, comment and subscribe, and don't forget to hit bell icon for more videos. You are watching my YouTube channel Dr. Physics. So students, first of all, let's start the short questions. And the first question is, explain why do you understand what do you understand by the term viscosity. Viscosity से क्या मतलब है, हम लोग अपने चैप्टर के दौरान इसको पढ़ चुके हैं. विस्कोसिटी की एटमोलॉजी के जो विस्कोसिटी की जो टर्म है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है. लैटिन वर्ड विस्कम से इसको जो है ना वो लिया गया है. इसका मतलब होता है विस्कस ग्लू. सो हमारी बुक के लफ्ज़ क्या हैं? द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द लेयर्स. द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी. इस तरह विस्कोसिटी को एक और सेंस में भी डिफाइन किया गया है. हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ड्रैग वन लेयर ओवर अनदर लेयर. हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड to drag one layer over another layer. This is also called viscosity. Viscosity को एक ग्रीक लेटर ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है. इसके यूनिट्स न्यूटन सेकेंड्स पर मीटर स्क्वायर, और इसके अलावा इसके जो यूनिट्स होते हैं वो किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड हैं, और इसके अलावा पास्कल सेकेंड में भी इसको एक्सप्रेस किया जाता है. Substances that do not flow easily such as the thick tar or honey, they are having a large coefficient of viscosity. मीन्स इनकी कोएफिशिएंट विस्कोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, वो थिक होते हैं, वो इजीली फ्लो नहीं करते हैं. जिस तरह कोल तार या हनी की एग्जांपल दी गई है. और ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी कोएफिशिएंट विस्कोसिटी की वैल्यू बहुत कम होती है वो इजीली फ्लो कर सकते हैं, सच एज वाटर. एट द एंड ये हमें एनिमेशन दिखाई गई है जिसमें हमें मोर और लेस विस्कस फ्लूइड्स दिखाए गए हैं. जो ये वाला फ्लूइड है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा विस्कस है, और ये वाला जो है इस लेस विस्कस दिखाया गया है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय द ड्रैग फोर्स एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन which the drag force acting upon a small sphere of radius r moving down through a liquid depends. ड्रैग फोर्स क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कभी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से, फ्लूइड में भी द लिक्विड में भी द एयर, जब कभी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से गुजर रहा होता है तो एक अपोजिंग और रिटार्डिंग फोर्स को एक्सपीरियंस करता है. इस अपोजिंग और रिटार्डिंग फोर्स को हम ड्रैग फोर्स कहते हैं. सो ड्रैग फोर्स वो हम डिफाइन कर सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस और रिटार्डिंग और एन अपोजिंग फोर्स दैट इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स. The magnitude of the drag force increases with the speed of the body moving through the fluids. मतलब जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ड्रैग फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी. एरोडायनामिक एंड द हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एयरक्राफ्ट्स एंड द बोट्स एटसेट्रा इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं. In the physics of the sports, the drag force is necessary to explain the performance of the runners, especially particularly for the sprinters. The magnitude of the drag force can be calculated by the Stokes law, that is F is equal to 6 pi eta RV. और ये इक्वेशन हमें बताती है कि ड्रैग फोर्स पर तीन फैक्टर्स जो हैं वो असरअंदाज हो सकते हैं. नंबर वन is the viscosity, means greater the viscosity of the fluid, the greater would be the drag force experienced by the body that is moving through that fluid. दूसरी चीज रेडियस ऑफ द बॉडी है, जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगी. और नेक्स्ट वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी ऑफ द बॉडी मूविंग थ्रू द फ्लूइड उतना ड्रैग फोर्स की वैल्यू भी ज़्यादा होगी. नंबर थ्री, वाई फॉग ड्रॉपलेट्स अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन द एयर. और इस क्वेश्चन के आंसर के लिए सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझेंगे. इसमें हमें एक वाटर ड्रॉपलेट है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड गिरता हुआ दिखाया गया है. इनिशियली इस क्वेश्चन के आंसर लिखने में एक जुमला इंपॉर्टेंट है, हम उसको मेंशन करना चाहेंगे कि जो मैस होता है फॉग ड्रॉपलेट का या वाटर ड्रॉपलेट का वो बहुत कम होता है. तो इनिशियली जब उसके ऊपर जब वो गिरता है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो वो इनिशियली अपनी वेलोसिटी को गेन करता है. तो जैसे अपनी वेलोसिटी को गेन करता है एक अपवर्ड फोर्स, वो भी ड्रैग फोर्स है जो कि बढ़ती चली जाती है. तो फिर ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये ड्रैग फोर्स और ये वेट दोनों बराबर हो जाएंगे. उसके बाद ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, और वो वैल्यू बहुत कम होती है.
जिसकी वजह से हम कहते हैं इट अपीयर्स टू बी सस्पेंडेड इन द एयर. Again, the droplet accelerates rapidly under the overpowering force of the gravity, which pulls the droplet downward. So what happens? Upward drag force on it increases as the speed of the droplet increases. जैसे downward इसकी speed बढ़ती है, upward drag force वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है. लिहाजा अगर हम net force कैलकुलेट करना चाहें तो हम वेट माइनस ड्रैग फोर्स करेंगे, क्योंकि वेट इस वक्त इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी, क्योंकि दोनों फैक्टर्स जो है ना वो बैलेंस हो रहे हैं. वेट इज इक्वल टू द ड्रैग फोर्स, सो इट मूव्स डाउनवर्ड विद द टर्मिनल वेलोसिटी. और स्पेशली ये जुमला ऐड करेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम होती है, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी. So that's why we can say it appears to be suspended. It appears to be suspended in the air. तो ये जुमला कंक्लूजन है, याद रखिएगा कि terminal velocity is so small, so that's why the fog droplet appears to be suspended in the air. The next question is explain the difference between the laminar flow and the turbulent flow. Laminar flow के हवाले से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्मूथ और जो स्टडी फ्लो होता है, स्मूथ स्टडी और रेगुलर फ्लो जो होता है उसको हम स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं. हमारी बुक की स्टेटमेंट ये थी कि इफ एवरी पार्टिकल दैट पासेस अ पर्टिकुलर पॉइंट moves along exactly the same path as followed by the particles which passed that points earlier, then the flow is said to be streamline flow. इसकी characteristics में सबसे पहली बात यह है कि each particle of the fluid moves along the smooth path, and this smooth path is called streamline. Second one, streamlines never cross each other and the flow is a steady flow. हम इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि स्टडी फ्लो का कंसेप्ट क्या होता है. स्टडी फ्लो का मतलब ये होता है कि सपोज अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट के हवाले से बात करते हैं, हमने ये पॉइंट लिया है, सपोज मैं इस पॉइंट ए को पॉइंट ए बोलता हूँ, इसको पॉइंट ए बोलता हूँ. अब यहाँ से जो पार्टिकल गुजर रहे हैं, सपोज उसकी जो वेलोसिटी है, सपोज हम कहते हैं उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है. उसके बाद जो आने वाले जो पार्टिकल्स होंगे उनकी वेलोसिटी भी इस पॉइंट पर 5 मीटर पर सेकेंड होगी. मींस इस पॉइंट पर जितने भी पार्टिकल्स गुजरेंगे उन तमाम की वेलोसिटी एक जैसी होगी, तो हम इसको स्टेडी फ्लो कहेंगे. The direction of the streamlines is the same as that of the direction of the velocity of the fluid at that point. Next is the turbulent flow. Turbulent flow के लिए irregular और not smooth फ्लो होता है. और turbulent फ्लो को समझने के लिए हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे पानी वाला पाइप है, अगर हम पानी वाले पाइप के सिरे पे अंगूठा रख दें या उसको स्क्वीज कर दें, उसको पिचका दें, तो पानी जो होगा उसके किनारों से पिचकारियां मारता हुआ बहुत प्रेशर के साथ एक इरेगुलर मैनर में आउटवर्ड फ्लो करेगा. उसको टर्बुलेंस बोला जाता है, उस फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो बोला जाता है. तो इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो. कैरेक्टरिस्टिक्स में above a certain velocity of the fluid the flow becomes the turbulent flow. वो लैमिनर नहीं रहता है खास वेलोसिटी के बाद, और in this case velocity of the fluid changes abruptly. Exact path of the particles cannot be predicted, and importance of the turbulent flow especially in the engineering department and especially in the nuclear engineering department, क्योंकि इस किस्म के केसेस में अमूमी तौर पर जो फ्लोज होते हैं वो टर्बुलेंट होते हैं. और सेकंड चीज़ ये है कि टर्बुलेंट फ्लो के हाईली इंटरमिटेंट और इरेगुलर कैरेक्टर्स की वजह से इसके जो एनालिसिस या स्टडी होते हैं वो बहुत ही मुश्किल और पेचीदा हो जाते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज ऑफन सेड दैट द टर्बुलेंस इज द लास्ट अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम इन द क्लासिकल मैथमेटिकल फिजिक्स. Two rowboats moving parallel in the same direction are pulled towards each other. Explain. हमें दो यहाँ पे बोट्स दिखाई गई हैं मूविंग इन द सेम डायरेक्शन थ्रू द वाटर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इनके दरमियान जो है वो पानी की जो डायरेक्शन है वो दिखाई गई है डाउनवर्ड अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, एंड द बोट्स आर मूविंग सपोज अपवर्ड और फॉरवर्ड. सो दरमियान में स्ट्रीम लाइंस क्लोजर होंगी और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी और प्रेशर लोअर होगा. यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स लिखे गए हैं, दिस वन इज 1 एंड दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज 3. ये 3 पॉइंट्स जो लिखे गए हैं ये हमने बर्नौलीज थ्योरम में पढ़े थे कि जहाँ पे स्ट्रीम लाइंस क्लोजर होती हैं वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे प्रेशर जो होता है वो
कम होता है, लोअर द प्रेशर। तो आप याद रखिएगा दो बोर्ड्स के दरमियान जो वाटर का फ्लो है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है और उसका प्रेशर जो होगा बहुत कम होगा। जबकि साइडों पे सपोज हम इस साइड की बात करते हैं, उल्टा साइड पे अगेन जो स्टीम लाइंस होंगी वो वाइडर होंगी, जहाँ पे स्टीम लाइंस वाइडर हैं वेलोसिटी कम होगी, पानी यहाँ पे स्टेशनरी होगा या आप बहुत कम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, और यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। सेम इज द केस टू द अदर साइड, मीन्स इन दोनों लोकेशंस में इस तरफ भी और इस तरफ भी प्रेशर ज़्यादा है, दरम्यान में प्रेशर कम है। सो ज़्यादा प्रेशर इन दो बोर्ड्स को जो है वो एक दूसरे की तरफ पुश करेगा, जिसकी वजह से इनके क्लाइड होने के टकराव के चांसेस हैं। The next is explain how the swing is produced in the fast moving cricket ball. ये एक बॉल दिखाई गई है फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, और इसमें हम सबसे पहले जुमला ये बोलेंगे कि जब बॉल फॉरवर्ड मूव करती है और एट द सेम टाइम जब उसको बॉलर अपने उंगलियों से उसको स्पिन करवाता है, उसमें एक ट्विस्ट पैदा करता है, एक स्पिन पैदा करता है, तो बॉल जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रही होती है। मूविंग फॉरवर्ड आगे भी मूव कर रही होती है, एट द सेम टाइम वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रही होती है। सो इस तरह होता क्या है कि स्ट्रीम लाइंस जो होती हैं आपको डायग्राम में दिखाई गई हैं, दोनों सिचुएशंस में डिफरेंट है। अपर साइड पे अगेन वही बर्नौलीज थ्योरम कि स्ट्रीम लाइंस हमारी क्लोजर हैं, वेलोसिटी हाई होगी तो प्रेशर लो होगा, और लोअर साइड पे देखें तो हमारे पास स्ट्रीम लाइंस वाइडर हैं, वेलोसिटी लोअर और प्रेशर हाई होगा। सो हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ बॉल को पुश करता है, इस तरह बॉल जो होती है वो एक एक्स्ट्रा कर्वेचर लेती है एंड इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर द बैट्समैन टू प्ले द बॉल। Explain the working of a carburetor of the motor car using the Bernoulli's principle. ये एक स्कीमेटिक डायग्राम दिखाई गई है कार्बोरेटर्स के हवाले से, और यहाँ पे ये जो एरिया दिखाया गया है ये है कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया, जिसको हम वेंचुरी डक्ट बोलते हैं, और हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में पहले पढ़ चुके हैं कि व्हेन द एयर पासेस थ्रू द कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया बेसिकली इट गेन्स द वेलोसिटी। एरिया अगर कम हो तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पे एरिया जो है ना वो कम है और यहाँ पे एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एरिया सपोज अगर मैं दिखाता हूँ एरिया A1 ये बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे एरिया जो है वो A2 वो बहुत कम है। तो जहाँ पे एरिया कम होता है वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा हो तो प्रेशर कम हो जाता है। लिहाजा कम प्रेशर की वजह से ये जो फ्यूल होगा वो अपवर्ड मूव करता है इस कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया में। इसी को एक और डायग्राम में हम यहाँ पे समझते हैं। अगेन ये कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाई गई है, दिस इज द कॉन्स्ट्रिक्शन जो यहाँ पे दिखाई गई है, और यहाँ से एयर मूव करती है कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया में से। जब एयर मूव करेगी तो जहाँ पे एरिया कम होता है वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो प्रेशर कम हो जाता है। इस कम प्रेशर को फिल करने के लिए फिर वाटर वेपर्स फ्यूल वेपर्स पेट्रोल वेपर्स ऊपर आते हैं, और इस तरह एक डेफिनेट प्रोपोर्शन पेट्रोल और एयर का जो है वो नेक्स्ट कंबस्टन चैम्बर में मूव करता है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ अ carburetor. Next, we have to discuss the problems, and amongst these problems, first of all, a certain globular protein particle has the density 1246 kilogram per meter cube. It falls through a pure water. Eta is equal to the 8.0 times 10 to the power minus 4 Newton second per meter square, where terminal velocity 3 centimeter per hour. Find the radius of the particle. तो इस में जो हमें डाटा दिया गया है वो हमें डेंसिटी बताई गई है उसके प्रोटीन पार्टिकल की, हमें विस्कोसिटी दी गई है ऑफ द फ्लूइड इन विच द इज मूविंग, बेसिकली इसने वाटर में मेंशन किए हैं, और टर्मिनल वेलोसिटी के हवाले से बात की गई है। ये टर्मिनल वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर पर आवर है, लिहाजा इसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर्स पर आवर को SI यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 100 पे, और ताकि ये मीटर्स में कन्वर्ट हो जाए, और फिर आप इसको अगेन 3600 पे डिवाइड कर देंगे ताकि सेकंड्स में इसे कन्वर्ट किया जा सके। तो हमारे पास 8.33 टाइम्स 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड आ जाएगा। हमें रेडियस फाइंड करना है। सॉल्यूशन में टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन क्या थी, 2 rho g r²/9 ईटा, ये हमारी इक्वेशन है टर्मिनल वेलोसिटी की, जिसको हम अप्लाई करते हैं, इसको रीअरेंज करेंगे
तो हमारे पास ये आर स्क्वायर आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो है वो 1.56 टाइम्स 10⁻⁻⁶ मीटर ये रेडियस आता है। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। Water flows through a hose whose internal diameter is 1 centimeter at the speed of 1 meter per second. What should be the diameter of the nozzle if the water is to emerge at 21 meter per second? इस क्वेश्चन में सबसे पहले होस के हवाले से बात करते हैं। होस क्या होता है? होस होता है पाइप, और हमें इस डायग्राम में बेसिकली एक यूं समझ लें, एक पाइप का एक हमें दिखाया गया है फेस। ये एक पाइप है। मैं इस पाइप को थोड़ा सा इस तरह से, सपोज ये एक पाइप है और पाइप का डायमीटर क्या होता है? ये हमें डायमीटर दिखाया गया है, और डायमीटर का रेडियस के साथ क्या रिलेशन है? हाफ ऑफ द डायमीटर बेसिकली रेडियस के बराबर होता है। तो इस डायग्राम में आपको रेडियस का जो है वो कंसेप्ट दिया गया है। नेक्स्ट डाटा में हमारे पास D1 था। D1 हमारे पास इनिशियल डायमीटर है जो कि 1 सेंटीमीटर है। अगेन 1 सेंटीमीटर इज नॉट द ऐसा यूनिट, इसे आप मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग इट बाय द 100। और उसके बाद स्पीड के हवाले से बात की गई है, एट दिस एंड इज 1 मीटर पर सेकेंड, और हमारी स्पीड जो कि रिक्वायर्ड है V2 वो है 21 मीटर पर सेकेंड। तो हमने डायमीटर D2 फाइंड करना है, वो कितना होगा। अगेन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम अप्लाई करते हैं, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, और एरिया बराबर होता है बेसिकली पाई आर स्क्वायर के लिए, पाई आर स्क्वायर। सो A1 हो जाएगा पाई D1/2 होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम A2 के हवाले से बात कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, और उसके R की जगह R, यहाँ पे मैं इसको R1 कह सकता हूँ, और यहाँ पे ये D2 लिखा गया है, D2/2 होल स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो A1 और A2 की वैल्यूज आ जाएंगी बाय यूजिंग दिस फार्मूला ऑफ द एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में A1 A2 को दोनों को हम यहाँ इस इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में पुट कर दें तो हमारे पास फिर फाइनल एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, पाई D1 स्क्वायर बाय 4 इंटू V1। ये हमने एरिया की वैल्यूज पुट की हैं, ये हमारे पास एरिया है इन केस ऑफ सेकेंड एंड, और इसमें पाई के साथ पाई को हम कैंसिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट D1 स्क्वायर बाय 4 इंटू V1 इज इक्वल टू द D2 स्क्वायर बाय 4 इंटू V2। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और D2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, जो हमारे पास 4.6 टाइम्स 10⁻⁻�6 मीटर आया है। ये हमारे पास D स्क्वायर की वैल्यूज हैं, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। इवेंचुअली 0.27 सेंटीमीटर हमारा जो है वो डायमीटर आता है। Question number 3. Water is flowing smoothly through our closed pipe system. At one point, the speed of the water is 3 meter per second, while at the other end, that is 3 meter high, the speed is 4.0 centimeter. If the pressure is 80 pascal at the lower end, what pressure would be at the upper end? तो इस क्वेश्चन में हमें जो है वो दिखाया गया है कि एक पाइप है, एक उसका लोअर एंड और एक अपर एंड है। मैं देखता हूँ उसको एट द एंड। सपोज ये हम यहाँ पे थोड़ा सा इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हमें एक पाइप दिखाया गया है ये, और ये हमारा उसका है जी लोअर एंड, और ये उसका है जी अपर एंड उस पाइप के हवाले से जिसकी हम बात कर रहे थे। सो लोअर एंड पे वेलोसिटी है V1 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। H2 इसकी हाइट हो जाएगी 3 मीटर। ये H2 इस वाली ये दूसरी हाइट है हमारी, ये H2 दिखाई गई है। H1 को एज्यूम किया गया है 0, क्योंकि उसने बोला है while at other end 3 मीटर हायर। 3 मीटर हायर का मतलब यह है कि पिछला जो पॉइंट होगा वो 3 - 3 मीन 0 पे होगा। तो हमने H1 को 0 एज्यूम कर लें, H1 को 0 एज्यूम कर लें तो H2 कितना बन जाएगा? वो 3 मीटर बन जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास लोअर एंड पे जो प्रेशर है वो 80 है, तो हायर एंड पे हमारा प्रेशर कितना होगा? अगेन हमने प्रेशर फाइंड करना है। सोल्यूशन बर्नौलीज इक्वेशन है, और वो है जी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू द P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अगेन H1 को हमने एज्यूम किया था 0, लिहाजा H1 चूंकि 0 है लिहाजा ये H1 ये वाला फैक्टर जो है ना वो 0 हो जाएगा। बाकी रह जाएगी ये इक्वेशन। इसमें हमें P2 फाइंड करना था, P2 हमें फाइंड करना था
तो P2 को हम अलग कर लेंगे और बाकी इक्वेशन को हम अरेंज कर लेते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो 47.1 किलो पास्कल ये हमारा अपर एंड पे प्रेशर की वैल्यू से। An airplane wing is designed so that when the speed of the air across the top of the wing is 450, जब ऊपर वाले हिस्से पे स्पीड 450 होगी, the speed of the air below the wing is 410, और नीचे जो होगी वो 410 होगी। और what is the pressure difference between the top and the bottom of the wing, हमने pressure differences फाइंड करने हैं, एयर की डेंसिटी हमें दी गई है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये डायग्राम में रखिएगा कि ये हमें एक एयर विंग दिखाया गया है, एरोप्लेन का एक विंग दिखाया गया है हवाई जहाज का एक पर, और उसके ऊपर जो है वो वेलोसिटी 450 मीटर पर सेकंड है, नीचे v2 वेलोसिटी हमने रखी है 410 मीटर पर सेकंड। और अब हम बर्नौलीज थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे स्ट्रीम लाइंस क्लोजर होंगी, ये हमें स्ट्रीम लाइंस जो हैं वो क्लोजर दिखाई गई हैं, लिहाजा जहाँ पे स्ट्रीम लाइंस क्लोजर होती हैं, जहाँ पे स्ट्रीम लाइंस क्लोजर होती हैं वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कम होती है। तो प्रेशर ऊपर कम है, नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा है, लिहाजा हमें P2 माइनस P1 फाइंड करना है। ये पॉइंट ज़हन में रखिएगा कि ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा है, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको P1 बोलता हूँ तो P1 कम होगा, और नीचे वाला P2 जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो P2 माइनस P1 हमारा रिक्वायर्ड होगा। सो डाटा में हमें V1 दिया गया है, एट द टॉप ऑफ द विंग द वेलोसिटी ऑफ द एयर V2 दिया गया है, एट द बॉटम और बिलो द विंग हमें डेंसिटी दी गई है और हमें P2 माइनस P1 चाहिए। और बर्नौलीज इक्वेशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमने एज फैक्टर दोनों तरफ ऑलमोस्ट सेम कंसीडर किया है, और उसकी वजह यह है कि जब एक एरोप्लेन थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स की बुलंदियों पे होता है तो फिर उसके पर के ऊपर या पर के नीचे से अगर फासला मेजर किया जाए तो उसमें कोई जो है वो खातिर खा चेंज नहीं आएगा, जिसकी वजह से हमने दोनों की हाइट सेम ली है। H1 अगर फर्ज करें ये बिलो द विंग हाइट लिए, और H2 अबव द विंग हमने हाइट ली है, तो हाइट को हम ऑलमोस्ट सेम कंसीडर करते हुए दोनों तरफ क्रॉस कर देते हैं। बाकी हमारे पास ये इक्वेशन रह जाएगी। इस इक्वेशन में P2 माइनस P1 को अलग कर लेंगे, और बाकी जो है इक्वेशन में से इसमें से हाफ रो को भी अपने कॉमन ले लिया, और V1 और V2 आ जाएगा, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। 22.1 किलो पास्कल इज द आंसर। How large must a heating duct be if the air moving 3 meter per second along it can replenish the air in the room 300 meter cube volume every after 15 minutes? Assume the air density remains constant. इस क्वेश्चन में हमें डाटा दिया गया है V1 वेलोसिटी, और वेलोसिटी बेसिकली उसकी जो पाइप में से हवा मूव कर रही है। How large must the heating duct be if the air moving 3 meter per second? उस हीटिंग डक्ट, ये डक्ट अगेन हम एज्यूम कर सकते हैं कि इस किस्म की डक्ट होगी, और उसमें से हवा जो है वो पास कर रही होगी। ओके जी, ये V1 वेलोसिटी है। इसका जो वॉल्यूम है हमारे कमरे का बेसिकली वो है 300 क्यूबिक मीटर, जिसको हमने सपोज हमने गर्म करना है, और टाइम जो है वो 15 मिनट्स है। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 900 सेकंड चाहिए हमें टाइम। हमें जो है ना वो साइज वॉल्यूम करना है या रेडियस हमें फाइंड करना है। हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A इंटू बी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी शायद आपको याद हो, हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा था कि A इंटू बी बेसिकली इज इक्वल टू द कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हमने एक और तरह से भी लिखा था कि ये कांस्टेंट वैल्यू अगेन एक और तरह से यही कांस्टेंट वैल्यू was equal to the volume by second, means फ्लो रेट के बराबर था। वॉल्यूम बाय सेकंड फ्लो रेट के बराबर था। तो हम वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, ये है जी A एंड द V, जो कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हमने लिया था, इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट वाली साइड पे हमने लिख दिया V बाय T, वॉल्यूम बाय T। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम इनटू पाई इन द V फॉर वेलोसिटी। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, एंड द रेडियस ऑफ द दिस हीटिंग डक्ट इज द 19 सेंटीमीटर।
What gauge pressure is required at the city mains for a steam pipe for a steam from fire hose connected to the mains to reach the vertical height of the 15 मीटर. अगेन इस क्वेश्चन को समझने के लिए इस किस्म का जो फायर होस होता है, फायर होस अगेन होस क्या होता है, होस पाइप होता है और ये आग बुझाने वाला इस किस्म का पाइप होता है. ये इस पाइप में एक चीज हम नोट करेंगे कि इसकी जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है इस पाइप का हर एक पॉइंट से एक जैसा रहता है. यहाँ से या किसी भी और पॉइंट से अगर हम डायमीटर देखें तो डायमीटर एक जैसा रहता है. और अगर डायमीटर एक जैसा है मींस तो वेलोसिटी जो इसमें से मूव कर रही है फ्लूइड की वेलोसिटी वो एक जैसी रहेगी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी वहां पे ज्यादा होती है जहां पे एरिया कम होता है. तो इसका एरिया एक जैसा है, अगर एरिया एक जैसा है तो फिर इसमें वेलोसिटी एक जैसी होगी और बर्नौलीज इक्वेशन में हम उस कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर सकते हैं. डाटा हमें दिया गया है जस्ट हाइट कि हमने इसे 15 मीटर तक लेके जाना है. सपोज अगर हम इसकी h1 को 0 एज्यूम करते हैं और h1 को हम मैक्सिमम हाइट लेते हैं दैट इज 15 मीटर और h2 चूंकि हाइट है सपोज हम 0 एज्यूम करते हैं तो 15 मीटर बन जाएगा. कि सपोज अगर यहाँ पे मतलब यहाँ से लेके हमने उसको पानी को यहाँ पे लेके जाना है इस हाइट तक हमने 15 मीटर, ये हमने इसको 15 मीटर कहे हैं जी, ये है जी हमारे 15 मीटर, इसको हमने लेके जाना है. तो इसको अब h1 कह दें, उसको h1 कह दें, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली 15 मीटर होगा. बर्नौलीज इक्वेशन के लिए सपोज अगर मैं इसको h1 कह देता हूँ, इसको h1 कह देता हूँ और इसको मैं h2 कह देता हूँ, तो मैं यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस h2 माइनस h1 लिख सकता हूँ. लेकिन यहाँ पे h1 माइनस h2 लिखा हुआ है, एक ही बात है. और प्रेशर डिफरेंस हमें P2 माइनस P1 चाहिए है. अगेन इसमें बर्नौलीज इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे और बर्नौलीज इक्वेशन में चूंकि हमने देखा कि वेलोसिटी सेम थी, डायमीटर सेम था उस होस का पाइप का, तो उसमें जो वेलोसिटी होगी वो ऑन बोथ हैंड्स एक जैसी होगी, उसको हम कैंसिल कर देंगे. बाकी हमारे पास ये इक्वेशन रह जाएगी और इस इक्वेशन को फिर आप रीअरेंज करेंगे P2 माइनस P1 के लिए तो हमारे पास ये इक्वेशन होगी. अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास प्रेशर डिफरेंस बेसिकली दिस वन इज द डेल पी इसको हम यहाँ से ये डेल पी कह सकते हैं, दैट इज रो जी इंटू h1 माइनस h2 वैल्यूज पुट करेंगे 147 किलो पास्कल इज द आंसर. दैट इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक. Like, comment and subscribe, and don't forget again to hit bell icon if you want to be aware of the new videos. And thanks for watching Dr. Physics.